इसको याद रखना हमेशा कि सर कल कर लाएंगे, कल कर लाएंगे, कल कभी आता नहीं है आपका। आएगा कब आएगा? कल आएगा। कल का वो कल है ना, आज बन जाएगा फिर। चलो क्या कर रहे थे लास्ट टाइम ये बताओ। चलो सुनो, पाचन तंत्र के सहायक अंगों की बात करी थी। सबके अंदर पहले लिखा था लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों के अंदर 3 नाम लिखे थे, सबसे पहले पैरोटिड, फिर मैंडिबुलर और सबलिंगुलर, है ना। और फिर कुत्ते के अंदर एक्स्ट्रा लार ग्रंथि पाई गई थी, ठीक है। लार के श्रावण की बात करी थी, घोड़े के अंदर कितनी होती है? 40 लीटर, सुअर में 15, कैटल के अंदर 110 से 180, एवरेज कितना मानेंगे? 150। उसके बाद में लिखी थी मुर्गे के अंदर 15 ml और कुत्ते के अंदर 0.5 से 1.5 लीटर, ठीक है। डॉग के अंदर सलाइवेशन की काउंटिंग है ना, वो फिक्स नहीं आती, एक्यूरेट नहीं आती, क्योंकि डॉग थर्मो रेगुलेशन के लिए जीभ को बाहर निकालकर हाँफता रहता है, तो उस टाइम पे भी सलाइवेशन होता रहता है, तो वो सलाइवा तो बाहर की तरफ गिरती है, जबकि जो काउंटिंग अपन करते हैं वो पेट के अंदर जाने वाली सलाइवा की है। तो डॉग के अंदर एग्जैक्ट काउंटिंग आती नहीं है, लेकिन फिर भी अपन ने लिखा है 0.5 से लेकर 1.5 लीटर तक, ठीक है। लार ग्रंथियों के बाद के अंदर पढ़ा अपन ने यकृत। यकृत के अंदर कहा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि भी कौन होती है? यकृत। कार्य की बात करते हैं तो पित्त का संश्लेषण कौन करता है? यकृत। जबकि पित्त का संग्रहण, सांद्रण और श्रावण कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है। यकृत की अगर बात करते हैं तो यकृत के अंदर 99% हिपोटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती है, और उनके बीच बीच में कौन सी कोशिकाएं होती है? कुप्पर कोशिकाएं पाई जाती है, जो फेगोसाइटोसिस या भक्षण का कार्य करती है। उसके बाद में पोजीशन लिखी थी 7 से 8वीं पसली के बीच में, फिर वजन लिखा 3 से 5 किलो, लिख लिया था। फिर उसके बाद में लिखा था यकृत से हिपेटिक डक्ट निकलती है, पित्ताशय से सिस्टिक डक्ट निकलती है, दोनों मिलकर कोमल बाइल डक्ट का निर्माण करती है, जो कहां पर खुलती है? डुोडेनियम के अंदर जाकर खुलती है। फिर उसके बाद में पोर्टल ट्रायड लिखा। पोर्टल ट्रायड के अंदर 3 नाम लिखे थे, हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और इंटरलोबुलर बाइल डक्ट। उसके बाद में पित्ताशय पढ़ा अपन ने। पित्ताशय के अंदर पहली लाइन ये लिखी कि घोड़े के अंदर नहीं पाया जाता। घोड़े के अलावा अगर बात करते हैं तो रेट के अंदर, डियर के अंदर और कैमल के अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन रेट, डियर और कैमल आपको ऑप्शन में नहीं मिलते, आपको एक ऑप्शन मिलता है घोड़ा, तो घोड़े के अंदर पित्ताशय नहीं पाया जाता। उसके अलावा पित्ताशय के अंदर फिर पित्त वर्णक लिखे थे, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। पित्त अम्ल लिखा अपन ने, कोलिक एसिड, और पित्त लवण लिखे अपन ने, सोडियम टोरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट लिखा था। उसके बाद में पढ़ा अपन ने अग्नाशय। हमने कहा अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। बहिस्रावी के रूप में इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है, जिससे अग्नाशय रस का श्रावण होता है, और ये भी कहां पर जाकर खुलती है? डुोडेनियम के अंदर जाकर खुलती है। फिर हमने लिखा अंतःस्रावी के रूप में इसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं, जिसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है। सबसे पहले फिर अल्फा कोशिकाओं से किसका श्रावण होता है? बीटा से। ग्लूकागोन रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाने का कार्य करता है, इंसुलिन शर्करा के स्तर को, ध्यान रखना रक्त के अंदर बात कर रहे हैं अपन, तो रक्त में शर्करा के स्तर को बढ़ाएगा कौन और घटाएगा कौन, और दोनों को नियंत्रण कौन करेगा? सोमेटोस्टेटिन। अगर मान लो इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ ही रहेगा, कमी नहीं होगी। इस बीमारी को अपन क्या बोलते हैं? लिखा थोड़ी था अपन ने। इंसुलिन की कमी होने पर, सुन लो पहले बाद में लिखोगे, इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ रहता है, जिसे डायबिटीज मेलाइटस क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा भी पूछा जाता है, जो बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं कृपया। एडीएच पूरा नाम क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन,
की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस, क्या डायबिटीज इंसिपिडस होती है। अब सुनो, हम कह रहे हैं इंसुलिन हार्मोन की कमी से, अगर इंसुलिन हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है, जैसे आप खाना खाते हो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जैसे कुछ मीठा खाते हो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, उस बढ़े हुए शर्करा के स्तर को कम कौन करेगा? इंसुलिन। अब इंसुलिन चूंकि है नहीं, कमी हो गई, तो रक्त में शर्करा का स्तर हमेशा बढ़ा हुआ ही रहेगा। इस स्थिति को अपन क्या बोलेंगे? डायबिटीज मेलाइटस। जानवरों की अगर बात करते हैं तो सिर्फ कुत्तों में होगी, और कुत्तों में ही क्यों होगी? क्योंकि हमारे अंदर भी होती है, तो हमारे अंदर होगी तो कुत्तों के अंदर भी हो जाएगी। डॉग में एडीएच हार्मोन की अगर बात करते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की अगर बात करते हैं, तो मूत्र को कंसंट्रेट करता है, सांद्रित करता है, यानी कि मूत्र के अंदर पानी की मात्रा को कम करने का कार्य कौन करेगा? एडीएच हार्मोन। अगर एडीएच हार्मोन की कमी होगी तो उस केस के अंदर मूत्र के अंदर से पानी का अवशोषण कम होगा, पानी का अवशोषण कम होगा तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, और मूत्र की अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो आपको बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ेगा, पॉलीयूरिमिया कंडीशन हो जाएगी। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होती है? और डायबिटीज मेलाइटस? दिक्कत यहां तक? नहीं सर, इसके बाद में पढ़ा अपन ने स्प्लीन। स्प्लीन के लिए कहा अपन ने हीमोलिम्फ ऑर्गन होता है, क्योंकि बोन के अंदर आरबीसी का निर्माण करता है और वयस्क में लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। आरबीसी अपना जीवन काल पूरा करने के बाद में कहां पर जाकर नष्ट होती है? स्प्लीन के अंदर, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। डॉग में स्प्लीन का आकार लिखा था मनुष्य के पैर के समान, और हंसियाकार प्लीहा पाया गया था, घोड़े के अंदर पाया गया था। उसके बाद में फिर लिखा अपन ने जीभ। जीभ के अंदर लिखा अपन ने कि भोजन को चबाने, निगलने और भोजन को उठाने में सहायता करती है, यानी प्रीहेंशन, मेस्टिकेशन और डिग्लूटेशन, ये तीन काम लिखे अपन ने जीभ के। और उसके बाद में विभिन्न पशुओं के अंदर प्रीहेंसाइल ऑर्गन्स का नाम लिखा। कैटल, बफेलो के अंदर अपन ने लिखा टंग, हॉर्स के अंदर लिखा अपर लिप, शीप, गोट, कैमल के अंदर लिखे सिर्फ लिप्स, पिग के अंदर स्नाउट, मुर्गे के अंदर बीक, और डॉग के अंदर इंसाइजर और टंग। ये लिख लिया था अपन ने, यहाँ पर लिख लिया था, पहले नोट डाल के लिखो इससे आगे। कुछ नहीं लिखा? नोट डाल के लिखो ऐसा कैसे? इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ा हुआ रहता है, जिसे डायबिटीज मेलाइटस, है ना, शुद्ध हिंदी के अंदर इसको मीठी मधुमेह भी कहते हैं। मीठी मधुमेह भी कहते हैं। तो चूंकि डॉग के अंदर डायबिटीज मेलाइटस होने की संभावना रहती है, इसलिए कुत्ते को ज्यादा मीठा नहीं खिलाना चाहिए। गायों को अगर ज्यादा मीठा खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा?
अगर गायों को ज्यादा मीठा खिलाओगे तो क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऐसा कभी मत करना कि शादी के अंदर रसगुल्ले मंगवाए थे, रसगुल्ले रसगुल्ले तो आप खा लिए और चाशनी चाशनी गायों को डाल दी। क्योंकि चाशनी अगर गायों को डाल दोगे तो अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से, शुगर ज्यादा होने की वजह से कैटल्स के अंदर क्या हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा, और वो भी एक्यूट वाला, मर भी सकती है गाय, है ना। ध्यान रखना इस चीज को। लिख लिया सबने? दिक्कत है यहां तक किसी को? वापस से जीप के ऊपर आ जाओ। लास्ट टाइम पे जीप की बात कर रहे थे हम, प्रिहेंसाइल ऑर्गन लिख लिए थे। जीप की अगर बात करते हैं तो जीप के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। 3 भागों के अंदर सबसे पहले आती है रूट, दूसरे नंबर पे आती है बॉडी, और तीसरे नंबर पे आता है अपेक्स। जीप गले के अंदर जहां से जुड़ी हुई है वो कौन सा भाग है? रूट। फिर बीच के अंदर लंबा भाग बॉडी, और सबसे आगे की तरफ जो टिप है उसको अपेक्स। कोई नहीं पूछेगा हमारे से। जीप की अगर बात करते हैं तो जीप के अंदर एक चौड़ा श्लेष्मा झिल्ली का फोल्ड, श्लेष्मा झिल्ली का फोल्ड पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रेनम लिंग्वी। क्या बोलते हैं? फ्रेनम लिंग्वी। जीप के ऊपर की सरफेस है, इस ऊपर की सरफेस पे कुछ भी नहीं पाया जा रहा है ना। जीप की जो पृष्ठ सतह है, डोर्सल सरफेस है, ये कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन नीचे की तरफ अगर बात करेंगे तो एक फोल्ड पाया जा रहा है यहाँ पर, सबने देखा होगा। ऐसा जीप को फोल्ड करके देख लेना। ये फोल्ड को हम क्या बोलते हैं? फ्रेनम लिंग्वी। जीप की जो पृष्ठ सतह होती है, डोर्सल सरफेस, वो बिल्कुल फ्री होती है, मुक्त होती है, उसको हम कहते हैं डोर्सम लिंग्वी। क्या बोलते हैं? डोर्सम लिंग्वी। तो जीभ के अधर भाग और मुख के आधार भाग, अधर का मतलब नीचे वाला, तो जीभ का अधर भाग और मुख का आधार भाग किसके द्वारा जुड़ा रहेगा? और जबकि पृष्ठ भाग क्या होगा? फ्री होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? दिक्कत यहां तक? नहीं सर, आगे चलते हैं। केटल की जीभ की अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार की मिलेगी आपको, और इसके बीच के अंदर यहाँ पर एक गड्ढा पाया जाएगा, उस गड्ढे को हम बोलेंगे लिंगुअल फोसा। क्या बोलेंगे? लिंगुअल फोसा। इसी को हम ट्रांसफर ग्रूव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर ग्रूव, लिंगुअल फोसा, या फिर ट्रांसवर्स ग्रूव। और इसके पीछे की तरफ उभरा हुआ स्थान पाया जाता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं टोरस लिंग्वी। क्या बोलते हैं? टोरस लिंग्वी। बुक्स में दे रखा है इसलिए बता रहा हूं, बाकी कोई काम का नहीं है। ठीक है। फ्रेनम लिंग्वी की अगर बात करते हैं तो आपने जीभ को फोल्ड करके देखा होगा कभी भी, तो आपको वहां पर 2 फ्रेनम लिंग्वी दिखे होंगे। कितने दिखे? कभी नहीं। कितने दिखे? एक ही दिखा सबको? सिर्फ पिग के अंदर 2 पाए जाते हैं। क्या? बाकी सबकी जीभ के अंदर कितने होते हैं? हमारे अंदर भी कितने हैं? क्लियर है? यहां पर अगर बात करते हैं टोरस लिंग्वी की, तो इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप फील्ड के अंदर जाओगे। फील्ड के अंदर जैसे जाओगे आपके पास में फोन आएगा, बोला डॉक्टर साहब गाय भैंस चारा नहीं खा रही, आप आ जाओ। डॉक्टर साहब पहुंच गए बाइक लेके, है ना। शुरुआत के अंदर तो बाइक से ही करते हैं, फिर बाद में तो ले लेना गाड़ी वाड़ी। ठीक है। आप वहां पर गए, आपने देखा गाय चारा पानी नहीं खा रही है, टेम्परेचर हाई आ रहा है, मुंह में से झाग भी आ रहा है। मुंह में से झाग आते हैं, आपके दिमाग में पहली बात तो यही है कि कहीं रेबीज तो नहीं है। आता है ना ऐसा? फील्ड करने लगोगे तब सारी कंडीशंस देखनी पड़ती है। लेकिन फिर आपको याद आता है कि सर ने बताया था, बीपी सर ने मेडिसिन पढ़ाते टाइम पे कहा था कि रेबीज के अंदर हाइपर सलाइवेशन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में फ्रीक्वेंट मैक्चुरेशन, पशु बार बार पेशाब करेगा, हाइपर एक्टिविटी यानी कि इधर उधर दौड़ने की कोशिश करेगा, और अखाद्य वस्तुओं को खाने की कोशिश करेगा, जो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सिर्फ हाइपर सलाइवेशन, मुंह से झाग वगैरह आ रहे हैं या लार वगैरह आ रहे हैं। आपने देख लिया टेम्परेचर हाई आ रहा है, बारिश का सीजन जस्ट खत्म होने वाला, आपने सोच लिया कि यार एफएमडी हो सकती है,
क्या हो सकती है? एफएमडी हो सकती है। कंफर्म करना है अपने को। एफएमडी के अंदर मुंह में छाले होते हैं, तो मुंह में छाले भी बाद के अंदर होते हैं। जैसे आप मुंह के अंदर यहाँ पर जबड़ी खोल के देखोगे, उसके जीभ के पीछे की तरफ यहाँ पर स्टोरस लिंग्वी के ऊपर आपको छाला दिखेगा बड़ा वाला, है ना। वो छाला अगर दिख जाए तो मान लेना जानवर एफएमडी के अंदर आ गया है ना। फिर मुंह में छाले बाद के अंदर होंगे। शुरुआती कंडीशन के अंदर यहीं से जो जीभ की पृष्ठ सतह होती है ना, वो उगड़ जाती है, फट जाती है, जैसे छाले के अंदर होता है ना, इसकी सरफेस नष्ट हो जाएगी और आपको बिल्कुल मोटे से छाले की तरह दिखाई देगा। तो जीभ के ऊपर ही आएगा पहले वाला। हिस्ट्री के अंदर ओनर ये और कहेगा आपसे कि डॉक्टर साहब सूखा चारा नहीं खा रही है, हरा चारा खा लेती है। भाई भूख लगेगी तो खाना तो खाएगी। सूखे चारे के जो किनारे होते हैं वो तीखे होते हैं, जैसे ही वो खाने की कोशिश करेगी, मुंह मारेगी तो सही, लेकिन वो चुभेंगे छाले के अंदर जाके, तो उसको तो नहीं खाएगी। हरा चारा होगा वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा अपना, तो सॉफ्ट के अंदर पत्तियां ऐसे खा लेगी वो, क्योंकि वो चुभेगी नहीं जाके, जबकि सूखा चारा नहीं खाएगी। डायग्नोसिस अगर आपका अच्छा होगा तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा और आप फील्ड के अंदर बहुत अच्छे आगे काम करोगे, लेकिन बेवकूफ बना के ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, फिर ध्यान रखना इस चीज का। तो जीभ के बीच के अंदर गड्ढा पाया जाता है, जिसको तो क्या बोलते हैं? लिंगुअल फोसा या ट्रांसफर ग्रूव, और इसके पीछे की तरफ उभरा हुआ स्थान पाया जाता है, जिसको सिर्फ रूमिनेंट के अंदर मिलेगा और किसी के अंदर नहीं पाई जाती। क्लियर है? लिखना शुरू करो। लिखो, जीभ के 3 भाग होते हैं। जीभ के 3 भाग होते हैं। एफएमडी का टीका प्रेग्नेंट एनिमल में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हो आप, लेकिन लास्ट टाइम की प्रेगनेंसी हो, अगर महीने 1.5 महीने में ब्याने वाली हो ना, तो अवॉइड ही कर देना, क्योंकि गलती से अगर अबॉर्शन हो गया ना, तो ओनर फिर दोबारा छोड़ेगा नहीं। तो लास्ट के 1.5-2 महीने तक छोड़ देना अपना, है ना। फालतू रिस्क लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि एफएमडी का टीका लगाने के बाद में कई केसेस ऐसे भी हुए हमारे, जहां पर जानवर की डेथ ही हो गई शॉक के अंदर आने की वजह से। तो अवॉइड करते हैं, वैसे लगा सकते हो। लिखो, जीभ के 3 भाग होते हैं, रूट, बॉडी और अपेक्स। रूट, बॉडी और अपेक्स। दिसंबर में पूरे होंगे दिन, लगा दो फिर तो। अच्छा, दिन पूरे होने का मतलब क्या होता है? जैसे नॉर्मली अगर बात करते हैं, इन जनरल बात करते हैं, तो जो टर्म अपन काम में लेते हैं, भाई दिन पूरे हो गए, ये फीमेल्स के अंदर काम में लेते हैं अपन। फीमेल के अंदर भी जब पार्चुरेशन या प्रसव होने वाला, तो जैसे अपनी बात करते हैं, मनुष्य की अगर बात करते हैं, तो 9 महीने में बच्चा हो जाता है। तो वो जो पुरानी औरतें बोलते हैं ना कि भाई दिन तो पूरा हैगा, इसका मतलब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। उसका मतलब होता है कि 8 महीने कंप्लीट होकर 9वें महीने में लग गई है, यानी कि डिलीवरी पार्चुरेशन वो गेस्टेशन पीरियड है वो लास्ट मंथ का चल रहा है। लास्ट मंथ का मतलब दिन पूरे होना है। अब लास्ट मंथ में कभी भी हो सकता है। तो जैसे गाय भैंस के अपन मान के चलते हैं 9 महीने 9 दिन, भैंस के अंदर 10 महीने 10 दिन, तो अगर वो 10वें महीने में प्रवेश कर गई, गाय 9वें महीने में प्रवेश कर गई, इसका मतलब वो दिन पूरे हैं, कभी भी आ जाएगी, है ना। लोकल हमेशा ध्यान रखना, लैंग्वेज वो बहुत काम आती है, और स्पेशली अगर जोधपुर बाड़मेर साइड में चले गए तो फिर दिक्कत आती है आपको, है ना। मेरे साथ हुआ है, इसलिए पता है मेरे को हुआ क्या था। कहानी पहले लिखो फिर सुनाएंगे। नेक्स्ट लिखो, जीभ का अधर भाग। नेक्स्ट लाइन लिखो, जीभ का अधर भाग। जीभ का अधर भाग मुख के आधार भाग से। जीभ का अधर भाग मुख के आधार भाग से। जीभ का अधर भाग मुख के आधार भाग से, मुख के आधार भाग से एक चौड़े श्लेष्मा झिल्ली के फोल्ड से जुड़ी रहती है। जीभ का अधर भाग मुख के आधार भाग से एक चौड़े श्लेष्मा झिल्ली के फोल्ड से जुड़ा रहता है। जीभ का अधर भाग मुख के आधार भाग से एक चौड़े श्लेष्मा झिल्ली के फोल्ड से, एक चौड़े श्लेष्मा झिल्ली के फोल्ड से जुड़ा रहता है। एक चौड़े श्लेष्मा झिल्ली के फोल्ड से जुड़ा रहता है, जिसे फ्रेनम लिंग्वी कहते हैं। 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 जीभ का अधर भाग मुख के आधार भाग से एक चौड़े श्लेष्मा झिल्ली के फोल्ड से जुड़ा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेनम लिंग्वी। नोट डाल के लिखो।
नोट डाल के लिखो। पिग में 2 फ्रेनम लिंग्वी पाई जाती है। पिग में 2 फ्रेनम लिंग्वी पाई जाती है। पिग में 2 फ्रेनम लिंग्वी पाई जाती है। कितनी मिलेगी? 2। बाकी सभी के अंदर 1 होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। नेक्स्ट लाइन, पिग में 2 फ्रेनम लिंग्वी पाई जाती है। नेक्स्ट लाइन लिखो। जीभ की पृष्ठ सतह मुक्त होती है, फ्री होती है। जीभ की पृष्ठ सतह मुक्त होती है। जीभ की पृष्ठ सतह मुक्त फ्री होती है। जीभ की पृष्ठ सतह मुक्त होती है, जिसे डोर्सम लिंग्वी कहते हैं। जिसे डोर्सम लिंग्वी कहते हैं। डोर्सम लिंग्वी। नीचे की तरफ तो क्या पाई जाएगी? फ्रेनम लिंग्वी। और ऊपर वाली सरफेस को क्या बोलेंगे? डोर्सम लिंग्वी। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, जीभ के मध्य भाग में एक खांच पाई जाती है। जीभ के मध्य भाग में एक खांच पाई जाती है। सर एफएमडी का टीका एक बार में कितनी बार लगाते हैं? 2 बार, हर 6 महीने के अंदर लगाते हैं। जीभ के मध्य भाग में एक खांच पाई जाती है, जिसे लिंगवल फोसा या ट्रांसफर ग्रूव कहते हैं। जीभ के मध्य भाग में एक खांच पाई जाती है, जिसे लिंगवल फोसा या ट्रांसफर ग्रूव कहते हैं। जिसे लिंगवल फोसा या ट्रांसफर ग्रूव कहते हैं। जिसे लिंगवल फोसा या ट्रांसफर ग्रूव कहते हैं। क्या कहेंगे? लिंगवल फोसा या ट्रांसफर ग्रूव। लिंगवल फोसा या ट्रांसफर ग्रूव कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, कंटिन्यू करो इसी लाइन को। इसके पीछे की ओर उभरा हुआ स्थान लिंगवल फोसा या ट्रांसफर ग्रूव कहते हैं। इसके पीछे की ओर उभरा हुआ स्थान, इसके पीछे की ओर उभरा हुआ स्थान क्या कहलाएगा? टोरस लिंग्वी। इसके पीछे की ओर उभरा हुआ स्थान टोरस लिंग्वी कहलाता है। इसके पीछे की ओर उभरा हुआ स्थान टोरस लिंग्वी कहलाता है। क्या कहलाता है? टोरस लिंग्वी। ठीक है, तो डोर्सम लिंग्वी तो पृष्ठ सतह हो गई, डोर्सल सरफेस। नीचे की तरफ जो फोल्ड है उसको बोल दिया फ्रेनम लिंग्वी। बीच के अंदर जो खांच पाई गई उसको कहा अपन ने लिंगवल फोसा या ट्रांसफर ग्रूव। और इसके पीछे की तरफ उभरा हुआ स्थान टोरस लिंग्वी। क्लियर? नेक्स्ट सुनो। जीभ की पृष्ठ सतह पर 4 प्रकार की पेपिला पाई जाती है। पाई जाती है। कितने प्रकार की? 4। 4 प्रकार के में सबसे पहला नाम आता है फिलीफॉर्म। दूसरे नंबर पे आती है फंगीफॉर्म। तीसरे नंबर पे आती है लेंटिकुलर। और चौथे नंबर पे आती है वेलेट। इस वेलेट को ही सरकम वेलेट भी कहते हैं। कितने प्रकार की पेपिला होगी? सबसे पहले फिलीफॉर्म, दूसरे नंबर पे फंगीफॉर्म, तीसरे नंबर पे लेंटिकुलर और चौथे नंबर पे वेलेट या सरकम वेलेट। हमारे अंदर भी पाई जाती है चारों प्रकार की। बेसिकली इन पेपिलाज के अंदर पाई जाती है टेस्ट बड। क्या पाई जाती है? टेस्ट बड। और टेस्ट बड का काम क्या होता है? स्वाद को पहचानने का। ठीक है, केटल की अगर बात करते हैं स्पेसिफिकली तो सिर्फ फंगीफॉर्म और सरकमवेलेट, यानी कि सेकंड नंबर वाली और फोर्थ के अंदर क्या मिलेगी? टेस्ट बड, स्वाद गली का।
हमारे अंदर चारों पाई जाती है, चारों। ठीक है, आगे की ओर अगर बात करें तो फिलीफॉर्म और फंगीफॉर्म है, पीछे की तरफ अगर बात करें तो लेंटिकुलर और वेलेट है ना। चीनी का टुकड़ा लेना और उस चीनी के टुकड़े को पीछे की तरफ रखना, आगे मत टच करना, आपको मीठा लगेगा भी नहीं। उसी चीनी के टुकड़े को उठाना या पतासा ले लेना, उसको जीभ के आगे टच करना, टच करते ही आपको मीठा मीठा लगेगा। ठीक है, उसी टेबलेट है, कोई सी भी टेबलेट लेना, आपको पता है टेबलेट कड़वी होती है, उसी कड़वी टेबलेट को जीभ के आगे वाले भाग पे टच करना, आपको कोई टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन उसी टेबलेट को पीछे की तरफ रखना, आपको कड़वी कड़वी लगेगी। यानी कि मीठे के लिए जो टेस्ट बड होती है वो आगे की तरफ होती है, जबकि अगर बात करते हैं कड़वे के लिए तो वो पीछे की तरफ होती है। और आप गलती क्या करते हो कि जब टेबलेट खानी होती है उसको पीछे की तरफ ही रखते हो, है ना, तो कड़वी तो लगेगी लगेगी। तो थोड़ा सा साइंस का इस्तेमाल करना, अब से टेबलेट को जीभ के आगे की ओर निकलना, फिर पीना उसके अंदर। ठीक है ना। गाय के अंदर सिर्फ इन दो के अंदर, फंगीफॉर्म और सर्कमलेट के अंदर ही टेस्ट बर्ड पाई जाती है, इसलिए ज्यादा ये टेस्ट का ज्ञान होता नहीं इनको। तो आप नीम के पत्ते खिलाओगे वो भी खा लेगी, अगर मिश्री खिलाओगे तो वो भी खा लेगी। ऐसा नहीं कि बर्फी खाने में इसको ज्यादा मजा आएगा, नीम खाने में कम मजा आएगा, ये तो अपने ही है बस। लिखो इसके अंदर, जीभ की पृष्ठ सतह पर 4 प्रकार की पेपिला पाई जाती है। जीभ की पृष्ठ सतह पर 4 प्रकार की पेपिला पाई जाती है। जीभ की पृष्ठ सतह पर 4 प्रकार की पेपिला पाई जाती है। नाम लिखो चारों की, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, लेंटिकुलर और वेलेट। जीभ की पृष्ठ सतह पर 4 प्रकार की पेपिला पाई जाती है, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, लेंटिकुलर और वेलेट। फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, लेंटिकुलर और वेलेट। आगे लिख लो, फंगीफॉर्म और वेलेट में स्वाद गलिका पाई जाती है। लिखो, फंगीफॉर्म तथा वेलेट में स्वाद गलिका पाई जाती है। फंगीफॉर्म तथा वेलेट में स्वाद गलिका पाई जाती है। लिख लिया? दिक्कत यहां तक नहीं? ये सारी सारी गाय के बारे में बातें करिए अपन, है ना। डॉग की अगर बात करते हैं तो डॉग के अंदर लगभग सभी प्रकार की पेपिलाज आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे अंदर भी सभी प्रकार की पेपिला पाई जाती है। लिख लिया? देखो इधर, कुत्ते की जीभ की अगर बात करते हैं तो कुत्ते की जीभ के अंदर एक बीच के अंदर फाइब्रोमस्कुलर कोड पाया जाता है। फाइब्रोमस्कुलर कोड यानी कि तंतु में उत्तक और मांसपेशी की बनी एक संरचना पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं लाइसा। क्या बोलते हैं? अभी तक जीभ के अंदर जितना भी हमने पढ़ा है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि लाइसा किसकी जीभ में पाई जाती है। नोट डाल के लिखो, ये वाली बात नोट डाल के लिखो। कुत्ते की जीभ में, कुत्ते की जीभ में, कुत्ते की जीभ में चौड़ा तथा मोटा फाइब्रोमस्कुलर कोड पाया जाता है। कुत्ते की जीभ में, पहले कुत्ता भी लिखना है, ध्यान रखना। कुत्ते की जीभ में चौड़ा तथा मोटा फाइब्रोमस्कुलर कोड पाया जाता है, जिसे लाइसा कहते हैं। कुत्ते की जीभ में चौड़ा तथा मोटा फाइब्रोमस्कुलर कोड पाया जाता है, फाइब्रोमस्कुलर कोड पाया जाता है, जिसे लाइसा कहते हैं, जिसे लाइसा कहते हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि लाइसा किसकी जीभ में पाया जाता है, तो लाइसा को अंडरलाइन करोगे और कुत्ते को अंडरलाइन करोगे।
ठीक है, याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है हमारे को। नेक्स्ट सुनो, हमारे से पूछा था कि कोण शेप माउथ किसके अंदर पाया जाता है? किसके अंदर? मुर्गे के अंदर फाउल। इसके अलावा हमारे से पूछा जाता है एक विशेष प्रकार की पेपिला होती है, लिंगुअल पेपिला, ये भी किसके अंदर पाई जाती है? मुर्गे के अंदर। अगर बात करते हैं गाल की, होंठ की, दांत की, सॉफ्ट पैलेट की, किसमें एब्सेंट होती है? मुर्गे जी के अंदर अनुपस्थित होती है। ये लाइन अपन पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बुक्स में दे रखा है कि लिंगुअल पेपिला किसके अंदर पाई जाती है, तो मुर्गा, और कौन शेप माउथ किसके अंदर पाया जाता है? फाउल के अंदर। तो जीभ के अंदर ये तो बुक्स के अंदर दे रखा है, आपसे दो ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली प्रायोरिटी पे तो है लाइसा, कि भाई लाइसा किसके जीभ में पाया जाता है? डॉग के अंदर। तो सभी मांसाहारी जानवरों की जीभ के अंदर लाइसा पाया जाता है। शिकार को एक्स्ट्रा ग्रिप, क्योंकि शिकार भाग रहा है, पकड़ना है, अब दांतों से पकड़ तो लिया लेकिन फिर भी छूट ना जाए, इसलिए जीभ के अंदर फाइब्रोमस्कुलर कोड दिया गया है, जिससे कि उसकी ग्रिप और ज्यादा अच्छी हो जाती है। क्या संरचना है? लाइसा। और मुर्गे की अगर बात करते हैं तो मुर्गा कौन शेप माउथ रखता है ना, इस प्रकार का कौन शेप, चोंच फिर ऊपर नीचे होने वाली होती है इसके अंदर। नोट डाल के लिखो। सर एफएमडी कौन से प्रकार की बीमारी है? एक्यूट या पर एक्यूट? एक्यूट बीमारी है भाई। लिख लिया? जीभ यहां पर होती है, हेडिंग डालो दांत, टीथ, दांत, टीथ। दांत की अगर बात करते हैं तो इसके भी तीन भाग होते हैं। तीन भाग के अंदर पहला आता है क्राउन, दूसरे नंबर पे आती है बॉडी, और तीसरे नंबर पे आती है रूट। क्या आती है? रूट, है ना। बॉडी को अपन नेक भी बोल सकते हैं। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? इनेमल। कौन सा होता है? किसमें पाया जाएगा? क्राउन में। और ये इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ। दांत सॉलिड ना होकर उनके बीच के अंदर एक कैविटी पाई जाती है, दांत की मध्य गुहा को हम बोलते हैं पल्प कैविटी। कौन सी कैविटी? अस्थि के मध्य गुहा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेडुलरी कैविटी, ठीक है। और इसके अंदर पाई जाती है कोशिकाएं जिनको बोलते हैं ओडेंटोब्लास्ट। क्या पाई जाती है? ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का कार्य क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट कोशिकाओं का कार्य अस्थि का निर्माण करना। कॉन्ड्रोब्लास्ट का कार्य, वैसे ही ओडोंटोब्लास्ट का कार्य है दांत का
तो दांत का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? और ये ओडोंटोब्लास्ट कहां पर पाई जाएगी? पल्प कैविटी के अंदर पाई जाएगी। दिक्कत है यहां तक? नहीं सर, वेरी गुड। दांत के प्रकार की अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं? दांत के प्रकार की अगर बात करते हैं तो कितने प्रकार के? 4 प्रकार के अंदर सबसे पहले आते हैं, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे और मोलर। ऐसा ही होता है। सुनो, इसको शुद्ध हिंदी के अंदर बोलते हैं कृंतक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कील या रदनक, इसको बोलते हैं अग्रचौरणक, और इसको बोलते हैं, ठीक है। ये लिखने का कारण सिर्फ इतना ही था क्योंकि अभी 14 सितंबर को हमारा हिंदी दिवस गया है, इसलिए बुरा मत मानना है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इसलिए लिखा, आपको याद नहीं रखने, बस याद रखोगे इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और इंसाइजर की अगर बात करते हैं तो भोजन को काटने का कार्य कौन करते हैं? भोजन को काटना, जबकि चीरफाड़ करना, जबकि भोजन को चबाना कौन करेंगे? प्रीमोलर और मोलर। प्रीमोलर और मोलर को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं? चेक टीथ या कपाल नहीं, कपोल दांत भी कहते हैं, है ना। थोड़ा सा अलग बोलते हो ना, सुन जाते हैं मेरे को, है ना। इंसाइजर की अगर बात करते हैं तो भोजन को काटने में सहायता करते हैं, लेकिन इंसाइजर की अगर बात करते हैं तो कैटल बफेलो के अंदर, कैटल बफेलो, शीप और गोट, ऊपरी जबड़े में इंसाइजर अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित हैं तो फिर क्या पाए जाएंगे? डेंटल पैड प्रेजेंट होंगे, पाए जाएंगे। कैनाइंस की अगर बात करते हैं तो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित, इसके अंदर में सर्वाधिक विकसित होंगे। आगे चल के बात करेंगे कि भाई दांत 2 प्रकार के होते हैं टूटने के आधार पर, एक तो होते हैं अस्थायी और एक होते हैं स्थायी, ठीक है। अगर बात करते हैं दूध के दांतों की, जिनको अपन अस्थायी दांत भी कहते हैं, तो वो 3 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन और, लेकिन मोलर दांत हमेशा कैसे आते हैं? समझ गए क्या कहना चाह रहा हूं? कि मोलर दांत की अगर बात करते हैं तो ये सिर्फ एक बार आते हैं, और वो आते हैं तब कौन से आते हैं? स्थायी, यानी कि परमानेंट आते हैं। ये दूध के दांत कभी भी नहीं होंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है। डेंटल फॉर्मूला की अगर बात करते हैं, डेंटल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं दंत सूत्र। क्या बोलते हैं? तो डेंटल फॉर्मूला के द्वारा मुंह के अंदर कोई सी भी एक साइड, लेफ्ट साइड मान लो चाहे राइट साइड मान लो, एक तरफ के दांतों को दर्शाया जाता है, और जिसको बाद में दुगना कर देते हैं या 2 से गुणा कर देते हैं। तो जितने इधर हैं उतने ही इधर है, ठीक है। इधर के दांत आ गए, अगर इसको डबल कर देंगे तो हमारे मुंह में कुल दांतों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। होता है ऐसा? ठीक है। डेंटल फॉर्मूला के अंदर इंसाइजर को दर्शाया जाता है आई से, कैनाइन को दर्शाया जाता है सी से, प्रीमोलर को और मोलर को, फिर इसके अंदर लिखनी होती है संख्या हमारे को। ऊपर की तरफ लिखेंगे ऊपरी जबड़ा, और नीचे की तरफ लिखेंगे निचला जबड़ा, और इसको गुणा कर देंगे 2 से, क्या आ जाएगी? कुल दांतों की संख्या। डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारे को वापस पढ़ना है जब अपन पढ़ेंगे एलपीएम। एलपीएम के अंदर पशुओं की आयु ज्ञात करना, वहां पर अपन डिटेल के अंदर बात कर लेंगे और ज्यादा, मैं अपन डायरेक्ट ही चलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इन जनरल अगर बात करते हैं अपन, सबसे पहले बात करते हैं कैटल, बफेलो, शीप, गोट की, ठीक है। जो संख्या पहले लिखूंगा वो इंसाइजर होगी, जो दूसरे नंबर पे लिखूंगा वो कैनाइन होगी, तीसरे नंबर पे प्रीमोलर और चौथे नंबर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें 0033/4033, ये क्या है? ये
तो ऊपरी जबड़े के अंदर दांत देखे जाएं आधी साइड के अंदर तो कितने हैं? ऊपर कितने हैं? 3 3। नीचे कितने हैं? 10। गुणा किससे करना है? 6 दूनी 10 दूना 20 और 12 कुल कितने हो गए? इन शॉर्ट अपन इसको डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, इंटू 2 बराबर 32। क्या लिखेंगे? ये वाली चीज किसको समझ में नहीं आई पहले तो ये बताओ। तो अगर डेंटल फॉर्मूला के अंदर से अगर मैंने आपसे पूछा कि गाय के अंदर ऊपरी जबड़े के अंदर कुल कितने दांत पाए जाते हैं, तो क्या आंसर दोगे? कुल कितने दांत होते हैं? 12, है ना? क्यों होंगे? क्योंकि 3 3 6 तो आधी साइड के अंदर हो गए, दोनों तरफ मिलाकर टोटल कितने आएंगे? और नीचे की तरफ 20। दिक्कत यहां तक? नो सर, वेरी गुड, इंटेलिजेंट हो तुम तो यार। आगे अगर बात करते हैं अपन काफ की, अगर बात करते हैं तो काफ के अंदर 00 30 बटे 40 30 गुणा 2 करते हैं तो कितना आ जाता है? 20। तो बछड़े के अंदर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। आप देखोगे कैनाइन तो गाय के अंदर भी नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोलर पाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोलर नहीं पाए जा रहे। इसीलिए कहा है कि मोलर दांत सिर्फ स्थायी होते हैं, जिंदगी के अंदर सिर्फ एक बार ही आते हैं। जैसे आपके अंदर अगर बात करते हैं तो आपके अंदर भी मोलर दांत सिर्फ एक बार ही आते हैं। अपन बोलते हैं लास्ट पेयर जो मोलर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं अक्कल डार्ड, कब आती है? जब आप में अक्कल आती है। और अक्कल कब आती है? जब वोट डालने के लायक होते हो। वोट डालने के लायक कब होता है? 18 साल की, ठीक है ना? जबकि शादी करने की उम्र कितनी है? 21। देश संभालना आसान है? पता है ना आपको? सुनते जाओ रे, सुनते जाओ तुम। अब सुनो, अगर बात करते हैं मेयर की, घोड़ी की अगर बात करते हैं तो हमारे पास में आता है 30 33 बटे 30 33 गुणा 2 करते ही कितने आ जाएंगे? अगर बात करते हैं हॉर्स की, 31 33 बटे गुणा 2 करते ही कितने आ जाएंगे? 40। अगर बात करते हैं डॉग की, 31 42 बटे 31 43 गुणा 2 करते ही कितने आ जाएंगे? पिग की अगर बात करते हैं तो 31 43 बटे गुणा 2 करते ही कितने आ जाएंगे? कैमल की अगर बात करते हैं तो 11 33 बटे 31 23 गुणा 2 करते ही कितने आ जाएंगे? 34। और कैमल काफ की अगर बात करते हैं 11 30 बटे 31 20 2 से गुणा करते ही कितने आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? कितने आ जाएंगे? कुल दांतों की संख्या आपसे पूछी जाएगी। कोई भी एक डेंटल फॉर्मूला देके आपको नाम पूछा जाएगा कि ये डेंटल फॉर्मूला कौन से पशु का है, या फिर एक नाम देके डॉग का डेंटल फॉर्मूला निम्न में से कौन से। पूरी एनाटॉमी के अंदर 2 जगह ही फॉर्मूला पढ़ते हैं अपन, एक तो वर्टिबल कॉलम का फॉर्मूला और दूसरा होता है डेंटल फॉर्मूला, और दोनों में से एक क्वेश्चन आता जरूर है। याद रखना इस चीज को, या तो वर्टिबल कॉलम का फॉर्मूला पूछेंगे या फिर डेंटल फॉर्मूला पूछेंगे। कल की डेट के अंदर आपको दोनों याद होने चाहिए। याद कर लोगे? ठीक है, वापिस से सुनो। टीथ हेडिंग डाली हुई है अपन ने, दांत यहां से शुरू किया अपन ने। हमने कहा दांत के कितने भाग होते हैं? सबसे पहले क्राउन। क्राउन यानी सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, और ये किससे बना रहता है? एनेमल से। एनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, जबकि शरीर की सबसे कठोर बोन कौन सी होती है? टेम्पोरल। सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत अग्रपाद की सबसे बड़ी लंबी भारी मजबूत, और सबसे छोटी मुर्गे में सबसे लंबी टीबियो। ठीक है, तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? और यही इनेमल किसका निर्माण करता है? क्राउन का निर्माण करता है। आगे अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दांत की जो मध्य गुहा होती है उसको क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है जो क्या करती है? दांत का निर्माण। दांत कितने प्रकार के? सबसे पहले कार्य क्या है? भोजन को काटना। कैटल बफेलो शीप गोट के अंदर ऊपरी जबड़े में इंसाइजर, इसलिए इसके अंदर क्या पाया जाता है? दूसरे नंबर पे क्या काम करते हैं? किसके अंदर विकसित होंगे? प्रीमोलर और मोलर का कार्य संयुक्त रूप से क्या बोलेंगे? और मोलर दांत कैसे होंगे? सिर्फ स्थायी होंगे। अगर बात करते हैं डेंटल फॉर्मूला की, तो गाय भैंस भेड़ बकरी में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा?
0033 बटे 40 33 गुणा किससे करोगे? कुल दांत कितने आएंगे काफ के अंदर? कितने हो गए टोटल? अगर बात करते हैं डॉग की तो कितने हो गए टोटल? पिग के अंदर कुल दांत कितने हैं? अरे कुल दांत ही पूछे थे मैंने। ऊंट के अंदर, ऊंट के बच्चे में, मेयर में और घोड़े में। अच्छा पहले है ना मेयर के अंदर भी कैनाइन दांत लगा दिए गए थे भगवान ने ना, फिर मेयर की आदत खराब थी, वो बार बार घोड़े को काटती रहती थी तो घोड़ा दुखी हो गया। घोड़ा गया महाराज के पास में, बोला महाराज ये क्या कर रहे हो? बोला क्या हो गया बेटा? बोले महाराज बहुत परेशान करती है। बोला क्या चाहता है? बोले इसके दांत तोड़ दो। तब से मेयर के अंदर कैनाइन दांत, सिर्फ घोड़े के अंदर। तो मेल फीमेल वाला जो वेरिएशन है सिर्फ मेयर और हॉर्स के अंदर ही है, और किसी में नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है कि सुअर के अंदर अलग होंगे और सुअरी में अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा। सबके अंदर अलग अलग दांत। डेंटल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं हमारे लिए, ये भी इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। दिक्कत? लिखना शुरू करो। बात नहीं होनी चाहिए आपस में। लाइव वालों को आया भाई समझ में? लिख लिया सबने? अच्छा अगर कोई पूछ ले आपसे कि कैनाइन दांत कौन कौन से दांतों के बीच में पाए जाते हैं तो क्या आंसर दोगे? इंसाइजर और हाँ, कॉमन सेंस भी होता है, ध्यान रखना। तुम जैसे क्वेश्चन देखते हो पहला दिमाग में ये लेके आते हो कि सर ने लिखाया नहीं, है ना? कॉमन सेंस।
लिख लिया? हेडिंग डालो डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र। नहीं लिखा? हेडिंग डालो डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र, डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र। लिख लिया? लिखो इसके अंदर पहले डिफाइन लिखो, डेंटल फॉर्मूला या दंत सूत्र। लिखो इसके अंदर, दंत सूत्र के द्वारा मुख में दाईं अथवा बाईं, दंत सूत्र के द्वारा, दंत सूत्र के द्वारा मुख में दाईं अथवा बाईं, दंत सूत्र के द्वारा मुख में दाईं अथवा बाईं ओर के दांतों को दर्शाया जाता है। दंत सूत्र के द्वारा मुख में दाईं अथवा बाईं ओर के दांतों को दर्शाया जाता है। दाईं अथवा बाईं ओर के दांतों को दर्शाया जाता है। दंत सूत्र के द्वारा मुख में दाईं अथवा बाईं, दोनों में से एक साइड है, अथवा लिखा है और नहीं है ना, मतलब दोनों साइड में से एक, दाईं अथवा बाईं ओर के दांतों को दर्शाया जाता है, जिसे दुगना करने पर, जिसे दुगना करने पर, जिसे दुगना करने पर मुख में कुल दांतों की संख्या, जिसे दुगना करने पर मुख में कुल दांतों की संख्या, जिसे दुगना करने पर मुख में कुल दांतों की संख्या, जिसे दुगना करने पर मुख में कुल दांतों की संख्या ज्ञात हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। दंत सूत्र के द्वारा मुख में दाईं अथवा बाईं ओर के दांतों को दर्शाया जाता है, जिसे दुगना करने पर मुख में कुल दांतों की संख्या ज्ञात हो जाती है। ठीक है ना? पहले ये लिखोगे जैसे मैंने लिखा है, क्योंकि वहां पर एग्जाम के अंदर आपके पास में ऐसा वाला ही फॉर्मूला आएगा, आई के आगे फिर लिखोगे दो वर्ड ऊपर नीचे। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें अपन केटल की बात कर लेते हैं, तो केटल के अंदर फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ आएगा, आई ऊपर की तरफ 0 और नीचे की तरफ 4। कैनाइन के लिए फिर आएगा 0 और 0, फिर आता है प्रीमोलर के लिए ऊपर भी 3 और नीचे भी 3, फिर मोलर के लिए आएगा 3 और 3 गुणा 2 बराबर कितने आएंगे 32। तो ऐसे डेंटल फॉर्मूला लिखे होंगे आपके लिए। ये जो मैंने लिखे हैं ये सिर्फ किस लिए लिखे हैं, ताकि आपको और या मेरे को याद करने के अंदर आसानी हो। चूंकि आप इंटेलिजेंट है, इस चीज के अंदर कोई भी शक नहीं है, तो आप ऐसे याद कर लोगे तो भी ठीक है। अगर आप 0 4 0 0 3 3 0 0 ऐसे बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से बोलो कैसे बोलो, लेकिन कुल दांतों की संख्या और डेंटल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? अब लिखो डेंटल फॉर्मूला। पंकज यादव जी कह रहे हैं बैक करो, कौन सा बैक करें भाई? CBSG का मतलब क्या है? कैटल, बफेलो, शीप और गोट, है ना? ऐसे मत समझ लेना कि क्या लिख दिया सर ने, गाय भैंस भेड़ बकरी। मैं लिख ही देता हूँ, मुझे तुम्हारे इंटेलिजेंस पर शक है। लिखो
इंसाइजर और कैनाइन दांत कौन सी अस्थि पर पाए जाते हैं? इंसाइजर और कैनाइन दांत कौन से अस्थि पे पाए जाते हैं? प्री मैक्सिला के ऊपर, जबकि प्रीमोलर और मोलर मैक्सिला अस्थि के ऊपर। लिखे थे अपन ने जब मैंडिबल पढ़ा था। देख 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 देख, अरे देखना दो, तू दिखा इसको। है ना, ये काम भी ठीक है। नहीं सर, कहाँ पे लिखवाया था? आपकी कभी गलती होती ही नहीं ना। क्वेश्चन कहीं बाहर से आ गया तो भी तुम ये कहते हो सर ने पढ़ाया नहीं, सर ने लिखाया नहीं, इसीलिए मैंने वहां पर गाय भैंस भेड़ बकरी लिखा है। मात्रा कहाँ पे गई इसकी? दंत सूत्र का उपयोग करके आप पशुओं की आयु ज्ञात कैसे कर सकते हैं? इसकी बात अपन एलपीएम में करेंगे अपन, कि कौन से एज के ऊपर कौन कौन से दांत आते हैं और उनके स्थान पर कौन सा आता है। इतना जरूर याद रखना है कि आयु ज्ञात करने के लिए इंसाइजर दांतों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं? इंसाइजर। कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का उपयोग हम नहीं करते। तो जब एलपीएम पढ़ेंगे उस टाइम पे पढ़ेंगे आयु ज्ञात करने के तरीके। आयु ज्ञात करने के तरीकों में पहला पढ़ेंगे शारीरिक दशा देखकर, यानी कि किसी की कंडीशन को देखकर आप आयु का अंदाजा लगाओ। दूसरा होता है खुर देखकर, घोड़ों के अंदर काम में आती है। फिर सींग देखकर, जिनके अंदर सींग पाए जाते हैं उनके अंदर। फिर चौथा आता है दांतों को देखकर, और पांचवें नंबर पे आता है रिकॉर्ड देखकर। सटीक आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? रिकॉर्ड देखकर। चूंकि ऑप्शन के अंदर आपको कभी रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है, इसलिए आयु निर्धारण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है? दांतों के द्वारा। सींग के द्वारा सही नहीं होता। सींग में बेईमानी कर सकता है। हम कहते हैं कि 3 साल की उम्र पर एक होर्न रिंग बनती है और प्रत्येक साल एक रिंग बनती जाती है। मान लो रिंग तो बन गई 7 और उन्होंने घिसके बना दी उसको 5, तो आयु कम हो गई। लेकिन दांतों को थोड़ी तोड़ सकता है वो, और नए लगवा भी नहीं सकता, क्योंकि जितना टाइम जितना खर्चा दांतों को तोड़कर दोबारा लगवाने में, इतनी तो भैंस की कीमत नहीं होगी। सही है कि नहीं है? इसलिए नहीं करेगा बेईमानी। डेंटल फॉर्मूला कल की डेट के अंदर आप सबको याद होने चाहिए, तो ही क्लास में बैठोगे, वरना नहीं बैठोगे। क्लियर है? ठीक है। सहायक अंगों की बातें भी हमारी यहाँ पर होती है खत्म। तो पाचन तंत्र हमारा यहाँ पर होता है खत्म। कितने पेज भरे? आगे पीछे के 22, मतलब 9-10 पेज। इतने पेज भरे? दस मान लो रे, 10 ऐसे ही 15। चलो सुनो रे सुनो, कितने भी पेज भरे हो, बहुत कुछ लिखा है। पाचन तंत्र के अंदर से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और वो क्वेश्चन आता है सत्यामाशी किसे कहते हैं। क्या करें, लेकिन अब पूछा आता है, बुक्स में दे रखा है, पढ़ना पड़ेगा। अब सुनो, आपसे जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो पहला आमाशय वाला पोर्शन है। आमाशय वाला पूरा पोर्शन जो अपन ने लिखा है वो याद रखोगे। रूमिनेंट्स के अंदर, नॉन रूमिनेंट्स के अंदर और सूडो रूमिनेंट्स के अंदर, वो सारा याद रखना। ठीक है। कोशिकाएं हमारे से कोई भी नहीं पूछेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे लिए है डेंटल फॉर्मूलाज। सबके डेंटल फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए पेंक्रियाज। पूछा जाता है कि अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथि दोनों कौन सी होती है, और अल्फा बीटा गामा भी आपसे पूछी जाती है ना। स्प्लेन वाला पोर्शन हमारे से जनरली कोई पूछता नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जाता है कि पित्ताशय किसमें एब्सेंट होता है, ये जरूर याद रखोगे। बॉडी कैविटीज के अंदर सबसे छोटा और सबसे बड़ा,
ये याद रखोगे कौन से अंग होते हैं, अपने बता दिया, थोड़ा सा आइडिया अपने को वैसे भी रहता ही उसके अंदर, है ना। तो पूरा का पूरा पाचन तंत्र आपको याद होना चाहिए। हेडिंग डालो मुर्गे का पाचन तंत्र। हेडिंग डालो मुर्गे का पाचन तंत्र। मुर्गे का पाचन तंत्र। सुनो, पाचन तंत्र पढ़ते टाइम पे कुछ कुछ बातें लिखी थी अपन ने मुर्गे के लिए। जैसे लिखा था कि चोंच पाई जाती है, जबकि होंठ नहीं पाए जाते, गाल नहीं पाए जाते, दांत नहीं पाई जाती और सॉफ्ट पैलेट भी नहीं पाई जाती। फिर अपन ने कहा था ईसोफेगस के लिए कि ईसोफेगस वक्ष गुहा में प्रवेश करने से पहले फूल जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोप कहते हैं। मुर्गे के अंदर अगर बात करते हैं अपन, तो मान लो ये चोंच है, क्या है, चोंच के ऊपर से ये मुर्गा है, उसके नीचे से गर्दन आ रही है। तो मुर्गे के चोंच के नीचे की तरफ से आहार नाल आती है, फिर घूम जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाला पोर्शन आ गया क्रोप वाला, ठीक है। नीचे की तरफ आ रही है ईसोफेगस, क्या आ रही है, ईसोफेगस। ईसोफेगस की अगर बात करते हैं तो ईसोफेगस आगे की तरफ जाकर पार्ट में जुड़ती है, जो होता है आमाशय। क्या होता है, आमाशय। मुर्गे के आमाशय की अगर बात करते हैं तो मुर्गे के आमाशय के दो भाग होते हैं। कितने भाग होता है, दो भाग। दो भागों के अंदर सबसे पहला भाग आता है, इसको बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। क्या बोलते हैं, और जो दूसरा भाग होता है उसको बोलते हैं, जानते हो तुम तो यार, प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि मुर्गे के अंदर ईसोफेगस कौन से भाग के अंदर जाकर खुलती है, तो क्या आंसर दोगे, और आंत कौन से भाग से जुड़ी रहती है, ठीक है। नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो यहां पर ये मान लो छोटी आंत, और ये मानो, इसको मान लो छोटी आंत, और इसको मान लो दिख नहीं रही है लेकिन मान लो तुम, मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो। सुनो, मुर्गे के अंदर छोटी आंत के तीन भाग रहते हैं। सबसे पहले आता है ड्यूडोनियम, दूसरे नंबर पे आती है जेजुनम, और तीसरे नंबर पे आती है एलियम। सेम वही है जो जानवरों के अंदर पाए गए थे। बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं। सबसे पहले आता है, दूसरे नंबर पे आता है कोलोरेक्टम। क्या नाम आता है, कोलन, और तीसरे नंबर पे आती है, क्या आता है, क्लोएका। अलग से नाम अगर देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि अलग से क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि क्लोएका पाई किस में जाती है। क्लियर है, दिक्कत यहां तक, ठीक है। पहले इधर आओ प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड के अंदर। प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर बेसिकली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अबोमेजम के अंदर भी पाचक एंजाइम पाए गए थे, इसलिए उसको क्या बोला था। तो मुर्गे के अंदर भी पाचक एंजाइम कहां पर पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंजाइम का श्रावण करने के लिए इसके अंदर ग्रंथियां भी पाई जाती है, इसलिए इसको ग्रंथिल आमाशय भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रंथिल आमाशय भी कहते हैं। इसको बोलेंगे ट्रू स्टोमक, और इसको बोलेंगे ग्लैंडुलर स्टोमक। क्या बोलेंगे, ग्लैंडुलर, यानी कि ग्लैंड्स पाई जाती है, ठीक है। ये तो हो गई प्रोवेंट्रिकुलस की बातें। गिजार्ड की अगर बात करते हैं तो गिजार्ड के अंदर पेशियां अधिक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मसल्स अधिक पाई जाती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पेशीय आमाशय। क्या बोलते हैं, पेशीय आमाशय। इसको बोलेंगे मस्कुलर स्टोमक। भोजन को पीसने का कार्य आपके अंदर कौन करता है, भोजन को पीसने या चबाने का कार्य कौन करता है। अबे अब तो स्पेसिफिक बोलो, प्रीमोलर और करते हैं भोजन को चबाने का। अब मुर्गे के अंदर तो दांत पाए नहीं जाते। मुर्गे ने दाना उठाया, उठाने के बाद के अंदर जल्दी जल्दी खाया, वो किसके अंदर आकर इकट्ठा हो गया, दाना टूटा नहीं अभी तक भी, दाना वहां से किसके अंदर आया,
प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर पाचक एंजाइम पाए जा रहे हैं, तो दाना पाचक एंजाइम्स के साथ में मिल गया, लेकिन वो दाना सिर्फ दाने के ऊपर वाली सरफेस पे ही आया, क्योंकि जब तक दाना टूटेगा नहीं तब तक पाचक एंजाइम पूरे तरीके से काम करेंगे नहीं। तो यहाँ पर जब गिजार्ड के अंदर आता है तो गिजार्ड के अंदर पेशियां पाई जाती है, और इन पेशियों के अंदर संकुचन होते हैं, कॉन्ट्रेक्शन होते हैं, जिसके कारण ये दाना टूट जाता है और पाचक एंजाइम अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर पेशियां पाई जा रही है, इसलिए ये कार्य क्या बोलेंगे इसको, पेशियामा से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भोजन को पीसना किसका कार्य है, तो क्या आंसर दोगे, गिजार्ड का। एक नाम सुना होगा ग्रिट, मुर्गियों के आहार के अंदर जब मुर्गियों को कठोर या फाइब्रस आहार देते हैं तो उनके आहार के साथ में मार्बल के टुकड़े मिला देते हैं, है ना। तो मार्बल के टुकड़ों से ऐसा नहीं कि कैल्शियम की कमी पूरी होती है, कुछ भी नहीं है। मार्बल के टुकड़े इस गिजार्ड के अंदर जाकर अटक जाते हैं, और गिजार्ड के अंदर जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तो एक्स्ट्रा सहायता प्रदान करते हैं भोजन को पीसने के अंदर। तो सिर्फ मुर्गियों के आहार में मिलाओगे और किसी के भी आहार में नहीं मिलाओगे। क्यों? क्योंकि गिजार्ड सिर्फ किस में पाई जाएगी, तुम ऐसे मत डाल देना कि गाय को डाल दो मार्बल के टुकड़े के लिए खा ले, अच्छे तरीके से पीसेगी, नहीं, सिर्फ किसके अंदर, मुर्गियों के अंदर। क्लियर है। आगे अगर बात करते हैं छोटे हाथ, छोटे हाथ के वही भाग है डुडेनम, जेजुनम और इलियम। अगर बात करते हैं जेजुनम की योग से स्ट्रक्चर पाई जाती है, आगे बात करेंगे अपन डिटेल के अंदर। हमारे लिए डिटेल के अंदर बात है क्लोएका। क्या है? क्लोएका। मुर्गे के अंदर क्लोएका की अगर बात करते हैं तो क्लोएका के 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। 3 भागों के अंदर पहला भाग आता है कोप्रोडियम, दूसरा भाग आता है यूरोडियम, और तीसरा भाग आता है प्रोक्टोडियम। पहले नंबर पे क्या आएगा? कोप्रोडियम। दूसरे नंबर पे यूरोडियम, और तीसरे नंबर पे प्रोक्टोडियम। मुर्गे में जो एनस पाई जाती है, एनस गुदा, को वेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट कहते हैं। अब सुनो यहां पर, कोलोरेक्टम है लास्ट वाला भाग, और इसके बाद में क्या आती है? क्लोएका। क्लोएका भी कितने भाग? तो ये जो कोलोरेक्टम है वो इसके अंदर आएगी कोप्रोडियम के अंदर। किसके अंदर? और कोप्रोडियम किससे जुड़ी हुई है? ठीक है। तो यानी कि जो दाना आपने दिया है उसका अपशिष्ट पदार्थ किसके अंदर आएगा? यूरोडियम के अंदर। ठीक है। किडनी बेसिकली ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है और मूत्र का निर्माण करती है। तो वहां से जो किडनी से यूरेटर निकलती है, मूत्रवाहिनी निकलती है, वो मूत्रवाहिनी भी किसके अंदर आकर खुलती है? यूरोडियम के अंदर। किसके अंदर आकर खुलेगी? तो एक तो कोप्रोडियम खुल रही है, दूसरी यूरेटर मूत्रवाहिनी खुल रही है, तीसरा अंडवाहिनी मुर्गी के अंदर, वो भी किसके अंदर आकर खुलेगी? यूरोडियम के अंदर। 3 छेद हो गए, यानी कि 3 संरचनाएं हैं जो एक यूरोडियम के अंदर आकर खुल रही है। तो मुर्गी के अंदर जो बीट होती है बेसिकली आपने देखा होगा वो कभी भी सॉलिड नहीं होती, सॉलिड यानी ठोस नहीं होती, वो हमेशा सेमी सॉलिड होती है, यानी कुछ अपशिष्ट पदार्थ और कुछ मूत्र की मात्रा उसके अंदर रहेगी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इस यूरोडियम के अंदर दोनों ही आकर खुलते हैं, यूरिन वाला पोर्शन भी है और फीसेस वाला पोर्शन भी है, और मुर्गी के अंदर ब्लेडर नहीं पाए जाते। ठीक है ना। इसलिए बीट हमेशा कैसी होगी? सेमी सॉलिड होगी उसके अंदर से। तो बेसिकली अगर यूरोडियम की अगर बात करते हैं तो यूरोडियम के अंदर यूरेटर यानी कि मूत्रवाहिनी, और इसके अलावा ओविडक्ट अंडवाहिनी, दोनों आकर खुलती है। किसके अंदर आकर खुलेगी? यूरोडियम। यूरोडियम फिर किसके अंदर खुलेगा? प्रोक्टोडियम। और प्रोक्टोडियम किसके द्वारा? वेंट के द्वारा, बाह्य वातावरण से। तो मुर्गी के अंदर एक ही छेद होगा सिर्फ, है ना, जिससे अंडा भी देगी, जिससे बीट भी करेगी, जिससे यूरिन भी करेगी। किसके द्वारा? इस प्रोक्टोडियम के द्वारा। क्लियर है। एक नाम सुना होगा आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। कोई बात नहीं, हम सुनाएंगे, पहले ये बनाओ। दिख रहा है क्या सबको? देखो भाई, देखो जल्दी।
बिना बोले लिखना है ये। सर प्रोवेंट्रिकुलस के बाद ही लिखा है सर अपन ने। क्यों? तो यहीं पे पीसने के साथ साथ यहीं पे रहता भी तो है ना। दिख नहीं रहा है? क्या नहीं दिख रहा? दिख रहा है क्या भाई? ये क्रॉप तो पता ही है अपने को, जानते ही है मेनली अपने को क्या लिखना है। ये लिखना है अपने को। क्या वो बता, इधर देख, इधर देखा नोट्स दिखा तेरे, देखा इधर कॉपी ऊपर रख। दिखा तो सही, तो सही तो बढ़ा रही है। ये तुम इतने इतने से बढ़ाते हो ना, और फिर तुम्हारे को लेंस लेके देखना पड़ता है, फिर दोबारा लिखती इसको फेर में जाके। वेरी गुड। एक पेज बचाने से करोड़पति नहीं बनने वाले अपन। तो लाइन टू लाइन लिखा हूं, ये इससे समझ जाओगे वैसे।
क्लोएका के 3 भाग होते हैं। क्लोएका के 3 भाग होते हैं, नाम लिखो तीनों के, कोप्रोडियम, यूरोडियम, प्रोक्टोडियम। सबसे पहले कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। आवाज आ रही है लाइव वालों को? क्लोएका के 3 भाग होते हैं, कोप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। यूरोडियम के अंदर लिखोगे यूरेटर तथा अंडवाहिनी आकर खुलती है। यूरोडियम के अंदर लिखोगे यूरेटर मूत्रवाहिनी तथा अंडवाहिनी ओविडक्ट आकर खुलती है। यूरोडियम में यूरेटर मूत्रवाहिनी तथा ओविडक्ट अंडवाहिनी आकर खुलती है। अंडवाहिनी तथा मूत्रवाहिनी आकर खुलती है। खुल गई? किधर रख दिया? अरे लिखने का कहां गया? देखो इधर, नेक्स्ट देखो इधर। प्रोक्टोडियम की अगर बात करते हैं तो प्रोक्टोडियम के अंदर लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं। किसके अंदर? प्रोक्टोडियम के अंदर। और प्रोक्टोडियम के अंदर जो लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं बर्सा ऑफ फेब्रिकस या फिर क्लोइकल बर्सा। क्या बोलते हैं? बर्सा ऑफ फेब्रिकस। दूसरा नाम क्या है? क्लोइकल बर्सा। दोनों ही चीजें किसके अंदर पाई जाएगी? प्रोक्टोडियम के अंदर। आईबीडी के अंदर, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज के अंदर, इस प्रोक्टोडियम के क्लोइकल बर्सा या बर्सा ऑफ फेब्रिकस के अंदर स्वेलिंग आती है ना? और उसी आईबीडी को हम गंबोरो डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो वहां पर सूजन आएगी बर्सा के अंदर। और बर्सा किसके अंदर पाई जा रही है? प्रोक्टोडियम के अंदर। नोट डाल के लिखो। प्रोक्टोडियम में लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं। प्रोक्टोडियम में लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं। प्रोक्टोडियम में लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं। प्रोक्टोडियम में लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं, जिससे बर्सा ऑफ फेब्रिकस या क्लोइकल बर्सा कहते हैं। जिसे बर्सा ऑफ फेब्रिकस या क्लोइकल बर्सा। प्रोक्टोडियम में लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं। लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं, जिसे क्लोइकल बर्सा या बर्सा ऑफ फेब्रिकस। क्लोइकल बर्सा या बर्सा ऑफ फेब्रिकस, जिसे क्लोइकल बर्सा या बर्सा ऑफ फेब्रिकस कहते हैं। पशुओं के अंदर भी इलियम के अंदर लसिका ग्रंथियों के समूह पाए गए थे। क्या बोलते हैं? पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस में लसिका ग्रंथियों की संख्या कैटल में कितनी होती है? डॉग के अंदर, घोड़े में 100, पिग के अंदर 20 से 40। अरे लिखवा रखा, अरे लिखवा रखा। तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे को पता रहेगा, है ना? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पढ़ने की, हम रिवाइज नहीं करते। लिख लिया बर्सा ऑफ फेब्रिकस या क्लोइकल बर्सा। एक बात और सुनो,
मुर्गे के अंदर जेजुनम छोटी आंत जो होती है, मुर्गे के अंदर भी छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? जेजुनम। मुर्गे की जेजुनम के मध्य भाग में, लाइन सुनो पहले, मुर्गे की जेजुनम के मध्य भाग में योग से संरचना पाई जाती है, जिसे मर्केल्स डाइवर्टिकुलम, मर्केल्स डाइवर्टिक्यूलम कहते हैं। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि मर्केल्स डाइवर्टिकुलम पाया किसमें जाता है? मुर्गे के अंदर। कहाँ पाया जाता है? जेजुनम के अंदर। तो आपको बताइए कि मुर्गी का गर्भकाल कितना होता है? मुर्गी का गर्भकाल 21 दिन, 2 दिन, 1 दिन। अच्छा, मुर्गी के अंदर गर्भकाल नहीं होता है, तो ऐसे बोलो ना तो फिर। अच्छा, मैंने जो बोल दिया वो सारे सही थोड़ी होता है। मुर्गी के अंदर गर्भकाल नहीं होता, मुर्गी के अंदर ओवुलेशन होता है। अब ओवुलेशन की अगर बात करते हैं तो या तो वो फर्टिलाइज्ड एग होगा या अनफर्टिलाइज्ड एग होगा, है ना। तो मुर्गी के अंदर जो स्ट्रेस साइकिल की जो लेंथ होती है वो 24 से 26 घंटे होती है, यानी कि 24 से 26 घंटे के अंदर मुर्गी का काम है अंडे देना। अब चाहे वो निषेचन हो चाहे निषेचन ना हो, अंडा तो वो देगी देगी। अगर मुर्गा साथ में है तो निषेचित अंडा आएगा, मुर्गा साथ में नहीं है तो अनिषेचित अंडा आएगा। तो जो ठेलों के ऊपर जो व्हाइट कलर के एग्स आते हैं वो लेयर फार्म से आते हैं, और लेयर फार्म के अंदर सिर्फ मुर्गियां पाली जाती है, मुर्गे नहीं पाले जाते। इसलिए वो जो अंडे आते हैं वो कौन से होते हैं? अनिषेचित अंडे। उनमें से कितना ही इंक्यूबेटर में रख लो, कितनी मुर्गी बैठा लो, बच्चा नहीं निकलेगा। लेकिन अगर बात करते हैं जो देसी अंडे अपने आते हैं, वहां पर मुर्गे मुर्गियां दोनों साथ रहते हैं, तो उस केस के अंदर वो आते हैं फर्टिलाइज्ड एग। तो अगर उन्हें प्रॉपर टेम्परेचर पर रखोगे तो 21 दिन बाद में उस अंडों से क्या निकलेगा? चूजा निकलेगा। ठीक है ना। तो ये नॉर्मल वाले जो अंडे अगर आप खा लोगे तो नॉन वेज की श्रेणी में नहीं आओगे। आप वेजिटेरियन होता है, एक नॉन वेजिटेरियन होता है, आप एजिटेरियन की श्रेणी में आओगे। नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, मुर्गे के जेजुनम के मध्य भाग में योग से एक संरचना पाई जाती है। तो बेसिकली मुर्गे के अंडे के अंदर बाहर की तरफ कवच होता है, उसके बाद में फिर कवच झिल्लियां शेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके नीचे फिर एल्ब्यूमिन प्रोटीन की परत होती है जो व्हाइट कलर की होती है, बीच में पीला भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं? योग। डेवलपमेंट के दौरान उस योग का कुछ भाग जेजुनम के अंदर बचा रह जाता है जिसको बोलते हैं मर्केल्स डाइवर्टिकुलम। तो मुर्गे की जेजुनम के मध्य भाग में योग से एक संरचना पाई जाती है जिसे मर्केल्स डाइवर्टिकुलम कहते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मर्केल्स डाइवर्टिकुलम पाया किसमें जाता है? मुर्गे के अंदर पाया जाता है। आराम से आराम से। क्या सर, जहां पर नर और मादा का भेद आएगा ना हम अलग से लिखेंगे, नर मुर्गा मादा मुर्गी। सर योग से तो अंडे में होता है ना, मुर्गी में थोड़ी होता है। अच्छा, क्या मुर्गी के अगर मान लो किसी में फीमेल अगर जायगोट है, भ्रूण है, तो क्या उसके अंदर योग से नहीं होगा? योग तो उसके अंदर भी होगा ही ना। जहां पर अलग से होता है अपन नोट डाल के लिखते हैं। स्परिया केलकार किस में पाया जाता है? स्परिया केलकार मुर्गी में, मुर्गी में पाया जाता है क्या? सिर्फ मुर्गे के अंदर मिलेगा, लिखा वहां पर कि नर मुर्गे में मेटाटार्सल के। जिन्होंने डायग्राम नहीं बनाया तो वो डायग्राम बनाओ, है ना। तुम बात करने लग जाते हो तो मेरे को ऐसा लगता है कि तुमने लिख लिया,
है ना, बना हो जिनका नहीं बना है, और जिनका बन गया वो हेडिंग डालेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। लिख लिया सबने ये? इसको छोटा कर देते वरना पीडीएफ सही नहीं आएगी इसकी। किसने नहीं लिखा? बोलती क्यों नहीं तू? बोलना सीखो तुम, बोलना, लेकिन काम की बात, आपस में बोलना नहीं। अरे लिख लिया? लिखो श्वसन तंत्र। ये लिख लिया था कि मुर्गी के एनएस को वेंट कहते हैं। ये भी लिखो, मुर्गे में एनएस को वेंट कहते हैं। लिखो, मुर्गे में एनएस को वेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेंट। सर पीडीएफ तो डालते ही नहीं है कंटेंट में, सिर्फ क्लास डालते हैं बस। ऐसा तो नहीं होता, आते हैं पीडीएफ। लाइव वाला कौन सा बैच है? अरे बटो तुम, डाल तो रखिए ना। डाल रखिए, लास्ट में पाचन तंत्र वाली क्लास डाल रखी है 2 घंटे वाली। इसके अंदर अब शायद कल वाली नहीं डाली, कल वाली भी डाल रखी है। 35 नंबर डाल तो रखिए, अभी 36 चल रही। अरे तो यहाँ तक सर टेस्ट का पेपर नहीं डालते, सब डाल देंगे रे यार, तुम टेंशन मत लो। हेडिंग डालोगे श्वसन तंत्र। हेडिंग डालोगे श्वसन तंत्र। संज्ञा में यार लिखो श्वसन तंत्र। पहला क्वेश्चन कि हमें इसकी जरूरत क्यों है? सांस लेने के लिए। अरे सांस लेना जरूरी क्यों है? जीने के लिए। चलो, सांस के अंदर ऐसा क्या है जो आपको जीने के लिए आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। वातावरण की अगर बात करते हैं तो वातावरण के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी है? और नाइट्रोजन के बाद में दूसरे नंबर पे पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस ऑक्सीजन। तो जो सांस आप अंदर की तरफ लेते हो उसके अंदर 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 21%। लेकिन जो सांस आप छोड़ते हो उसके अंदर 16% ऑक्सीजन पाई जाती है। कितने परसेंट डिफरेंस? कितने का आया? तो ये 5% ऑक्सीजन आपका शरीर उपयोग करता है विभिन्न उपापचय क्रियाओं के लिए। बचपन के अंदर जब आपने पढ़ा होगा ऊर्जा उत्पादन के लिए तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। पढ़ा पढ़ने? तो बेसिकली वो 38 ATP का उत्पादन करने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन की। तो C6H12O6 ग्लूकोज होता है और उस ग्लूकोज का अवशोषण किसके द्वारा होता है? पाचन तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पाचन तंत्र। श्वसन तंत्र के द्वारा वहां पर क्या पहुंचती है? ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं
यानी क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस नाम सुना होगा आपने, जिससे 38 एटीपी का उत्पादन होता है। जिस दिन ये एटीपी का उत्पादन होना बंद हो गया उस दिन अपन, है ना, महाराज के दर्शन कर लेंगे। तो वो ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र। पहली लाइन लिखो इसके अंदर, प्राणी का बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान, पशु का, सर वेटनरी के अंदर कम से कम 2 सब्जेक्ट तो कंटिन्यू चालू रखो, रहने तो 2-2 घंटे की एक सब्जेक्ट ही ठीक है। लिखो, पशु का या प्राणी का बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान, प्राणी या पशु का बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान, प्राणी का या पशु का बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान, पशु या प्राणी का बाह्य वातावरण से गैसों का आदान प्रदान श्वसन कहलाता है, श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, अंग, किसके अंग, श्वसन तंत्र के अंग। श्वसन तंत्र के अंगों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आती है नासा गुहा, इसको बोलते हैं नेजल कैविटी। नासा गुहा के बाद में आती है फेरिंक्स, जिसको बोलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में आती है लेरिंग्स, लेरिंग्स के बाद में आती है ट्रेकिया। क्या आती है, ट्रेकिया। और ट्रेकिया के बाद में आते हैं लंग्स, फेफड़े, और फेफड़ों के बाद में क्या आते हैं, डायाफ्राम। प्रमुख अंग कौन सा है, नाम लिखो। लिख लिया सबने, हेडिंग डालोगे नासा गुहा। क्या हो गया, हेडिंग डालोगे नासा गुहा या नेजल कैविटी। अस्थि में श्लेष्मा झिल्ली से गिरी हुई वायु गुहा क्या कहलाती है, जानते हो तुम, लिख लिया नासा गुहा। देखो उधर, सबसे पहले बात करते हैं नेजल कैविटी की, नासा गुहा की। नासा गुहा की अगर बात करते हैं तो नासा गुहा का जो पृष्ठ भाग होता है, यानी कि ऊपर वाला भाग, वो बनता है एथेमोइड और वोमर अस्थियों से। किससे, एथेमोइड और वोमर से, वह वोमर से। जबकि अदर भाग की अगर बात करते हैं, नीचे वाला, आपको पता है नीचे की तरफ हार्ड प्लेट आ गई नाक के, आई कि नहीं आई, हार्ड प्लेट किससे बनती है, प्रीमैक्सिला, मैक्सिला
और पैलेटाइन। अगर बात करते हैं साइड में पाई जाती है टर्बिनेट बोन्स। कौन सी बोन? टर्बिनेट बोन। टर्बिनेट बोन्स। नाक के अंदर एक विशेष प्रकार की कार्टिलेज पाई जाती है जिसको बोलते हैं एलआर कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज? एलआर फोरामन किस में पाया जाता है? डेंस किस में पाया जाता है? पाई जाती है। इसके अलावा नाक का काम क्या है? सूंघने का, स्मेल का। स्मेल के लिए इसके अंदर पाए जाते हैं जेकोब्सन ऑर्गन। कौन सा ऑर्गन? बातें नहीं रहे पीछे वालों। वोमेरो नेजल ऑर्गन पाए जाते हैं जो किसका ज्ञान करवाता है? गंध या स्मेल का ज्ञान कराते हैं। वोमेरोनेजल ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर बेसिकली जो तंत्रिका संवेदी झिल्ली होती है उसको बोलते हैं सिनिडेरियन। सिनिडेरियन झिल्ली उपस्थित होती है। वोमेरोनेजल ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो ये मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होता है। किसके अंदर? सर्वाधिक विकसित। नेजल कैविटी के बाद में क्या लिखा है? सेकंड नंबर पे आती है फेरिंक्स। कितने छेद पाए जाते हैं? 7। दो फिर पहले पढ़ चुके, जानते हो। 2 प्रश्न अच्छा छिद्र, 2 यूस्टेशियन ट्यूब, एक माउथ, एक लैरिंग्स और एक इसोफेगस। 7 छिद्र। ठीक है। मुर्गे में फेरिंक्स के दोनों ओर श्लेष्मा झिल्ली से भरी हुई थैली सदृश संरचना। गटरल पाउच किसके अंदर? घोड़े के अंदर। हाँ तो घोड़ा ही बोल रहा था, तुम समझ गए ना। मन की बात समझा करो तुम। मतलब गटरल पाउच बोलना चाह रहा था तो पता है ना कि घोड़ा ही था। मैंने तो बताया तुम्हारे को। उतारो। सर हाथ दर्द कर रहा है आज बहुत, इतना मेरा भी कर रहा है ना। लिख लो, कोई नहीं पूछेगा।